जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम लोग जो है ओलिव बोर्ड के जो फ्री वीकली टेस्ट होते हैं उसके एक सेक्शन यानी जीके सेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके मतलब आंसर तो हम लोगों ने देख लिए, लेकिन डिस्कशन या फिर उसके डिटेल्स हम नहीं जानते, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा लेट हूँ ये बनाने में, मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट वीक से मैं इसको बहुत ही जल्दी मतलब मंडे तक मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा और लगभग सब सेक्शन के ही डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले आज हम लोग जीके सेक्शन से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देयर आर हाउ मैनी ब्लॉक्स इन ए पेरियोडिक टेबल, यानी कि एक पेरियोडिक टेबल जो है उसमें कितने ब्लॉक्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पेरियोडिक टेबल लगा हुआ है। यहाँ पर पेरियोडिक टेबल के 4 ब्लॉक्स होते हैं, नॉर्मली 4 ब्लॉक्स ही होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक पूरा पिंक, और ये है एफ ब्लॉक। अच्छा, इसमें मैंने पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये एस ब्लॉक है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक स्पेस खाली है, ये हीलियम का स्पेस है। ठीक है, तो ये जो हीलियम है यानी ऊपर में ये यहाँ पर आएगा, ये जो हीलियम दिख रहा है आपको ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक का ही पार्ट है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको पिंक कलर का कुछ दिख रहा होगा, ये आप सोचेंगे कि ये एफ ब्लॉक का है, नहीं, ये जो है ये यहाँ पर जो स्पेस दिख रहा है यहाँ पर इसका पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लेंथेनियम और एक्टिनियम है ये दोनों ही डी ब्लॉक का पार्ट है, और बाकी ये जो पूरा ग्रुप है ये एफ ब्लॉक का पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग बताते हैं, जिसे हम जानते हैं कि एस ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और ये 2 ग्रुप्स में बटा हुआ है, ये याद रखना है कि इसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक में 36 एलिमेंट्स है और इसके अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। डी ब्लॉक जो है, डी ब्लॉक्स में 40 एलिमेंट्स है और इसमें 10 ग्रुप्स है, और एफ ब्लॉक जो है उसमें 28 एलिमेंट्स और 14 ग्रुप्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग बॉर्न इन केरला वाज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत और द डॉक्ट्राइन ऑफ वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल, यानी कि अद्वैतवाद के जनक किन्हें कहते हैं। ठीक है, अद्वैतवाद के जनक जो है जिनका जन्म केरला में हुआ था वो थे शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य जो थे, शंकराचार्य ने बताया था कि जो आत्मा और परमात्मा होती है दोनों एक होती है। ठीक है, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि शंकराचार्य ने ये सिद्धांत दिया था, लेकिन माधवाचार्य जो थे उन्होंने इसको खंडन किया और कहा कि नहीं, एक द्वैतवाद माने द्वैतवाद होता है, द्वैतवाद के अंदर में 2 एंटिटीज आते हैं। ठीक है, जबकि शुद्धाद्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी का, उन्होंने इस चीज़ का भी खंडन किया, और उसके बाद फिर द्वैतवाद आया और विशिष्टाद्वैतवाद। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कई सारी विचारधाराएं आती गई। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप जो है लुसेंट के बुक में भक्ति आंदोलन वाला जो चैप्टर है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बस यहाँ पर इतना इनाम में आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शशि थरूर जो है उनकी फेमस बुक का नाम, तो वहाँ पर 4 जो ऑप्शन दिए थे उसमें ये पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऑप्शन में दिया हुआ, तो यही करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, इसके अलावा वाई आई एम ए हिंदू, अम्बेडकर अ लाइफ और एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये सभी जो है ये सभी शशि थरूर की फेमस बुक्स है। तो इनको आप याद रखिए क्योंकि ये अक्सर ही क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर उठा कर देखेंगे तो इन चारों बुक्स में किसी एक का नाम अक्सर ही पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 2023 का 23 में जो 2022 का प्रेस्टिजियस सरस्वती सम्मान था वो किसे मिला था। तो वो थे शिव शंकरी, उन्हें 2022 का सरस्वती सम्मान दिया गया था। और किस बुक के लिए, तो ये बुक का नाम भी याद रखना है आपको, सूर्यवंशम के लिए मिला था। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन जो अक्सर आता है अरुंधति रॉय के बाद पे, कि अरुंधति रॉय को किस बुक के लिए और कब बुकर प्राइज़ मिला था। तो बुकर प्राइज़ जो उन्हें 1997 में मिला था, और वो भी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। ठीक है, अरुंधति रॉय को सरस्वती सम्मान कभी भी नहीं मिला है। नेक्स्ट है थवे फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। तो थवे फेस्टिवल जो है वो बिहार का फेस्टिवल है, बिहार के गोपालगंज ज़िले में इसे मनाया जाता है थवे फेस्टिवल को। वहाँ पर जो दुर्गा टेम्पल है वहाँ पर इस एनुअल फेस्टिवल को अक्सर बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है।
और इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा अनोखा बनाने के लिए जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म और डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है ताकि बिहार के जो गोपालगंज वाला एरिया वहाँ पर टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म बिलोंग्स टू असम, यानी कि असम से मतलब कौन सा डांस फॉर्म जो दिया गया है वहाँ पर उसमें असम से है। तो हम यहाँ पर चारों डांस फॉर्म लिख दिए हैं, जो चारों डांस फॉर्म ऑप्शंस में दिए गए थे। तो असम का जो है वो ओजापाली डांस है, जो असम के असमीज ट्राइब जो है वो करते हैं। इसके अलावा कथक जो है केरला से है, धूमल JNK यानी जम्मू कश्मीर से है, और गोरिया जो डांस है वो त्रिपुरा से है। तो इसको आप याद रखिएगा। ऐसे तो बहुत सारे डांस है तो उनको याद रखना सबको तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डांस होते हैं जो अक्सर आ जाया करते हैं, उनमें से यही एक है, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन, व्हाट इज़ द हाईएस्ट डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट एवर प्रिंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि RBI के द्वारा इंडिया में, मतलब जब से RBI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ और नेशनलाइजेशन हुआ, सबसे हाईएस्ट डिनोमिनेशन यानी वैल्यू का कौन सा नोट छापा गया था, तो वो था 10,000 का नोट। ठीक है, 10,000 का नोट छापा गया था और इसे जो है 1978 के रूलिंग प्लान में इसे डीमोनेटाइज कर दिया गया था, यानी हटा दिया गया था। आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 1978 का जो रूलिंग प्लान था वो किस पार्टी ने लाया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस डाटा ऑफ 2011 विच इंडियन रिलीजन स्टूड एट 5th पोजीशन बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि 2011 के सेंसस के अनुसार भारत में कौन सा रिलीजन है जिसका परसेंटेज जो है 5th पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में देख सकते हैं पूरी तरह से। हिंदू जो है लगभग 79.8% है, सबसे ज़्यादा है। उनके बाद आते हैं मुस्लिम 14.2%, क्रिश्चियन 2.3%, सिख 1.7% और बुद्धिस्ट जो है 0.7%। इसके अलावा जैन भी है 0.4%। तो सबसे मतलब जो 5th नंबर पे आएंगे वो बुद्धिस्ट आएंगे, तो बुद्धिस्ट यहाँ इसका राइट आंसर होगा। आप ये चार्ट जो है इसको एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये परसेंटेज या हायरार्की जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। परसेंटेज तो मेनली हिंदू और मुस्लिम के पूछे जाते हैं, लेकिन जो हायरार्की है यानी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, इसके बाद सिख, फिर बुद्ध और फिर जैन, ये हायरार्की आप याद रखिएगा, कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग था, यानी रिवर्स दी हुई है और ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, आपको उन्हें मिलाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गंगा नदी जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है कोसी, तो पहला का हो जाएगा 4। कृष्णा नदी उसकी है तुंगभद्रा यानी 3। उसके बाद कावेरी जिसकी है काबिनी 2, और उसके बाद ब्रह्मपुत्र जिसकी है मानस 1, यानी कि इसका सीक्वेंस होगा 4, 3, 2, 1। ठीक है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर मैंने इन नदियों की लंबाई भी दे दी है। जैसे गंगा जो है 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जो है, अगर आप बोलेंगे कि भारत में ऐसी नदी जो बहती है लेकिन पूरी तरह भारत में नहीं बहती है, उसमें सबसे बड़ी अगर बोलेंगे हम तो ब्रह्मपुत्र ही है। ठीक है, जो गंगा से ही लंबी है 2900 किलोमीटर, और गंगा लगभग ब्रह्मपुत्र जो है वो भारत में लगभग 800 to 900 किलोमीटर बहती है। ठीक है, कृष्णा नदी जो है वो 1400 किलोमीटर बहती है, जो साउथ की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है गोदावरी के बाद। और कावेरी रिवर जो है वो 800 किलोमीटर उसकी लेंथ है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने गंगा की ट्रिब्यूटरीज़ का भी नाम लिख दिया है कुछ, जैसे यमुना है, गंडक है, कोसी है, घाघरा है, महानंदा है, सोन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि कौन से रिवर जो है वो लेफ़्ट से बहती है और कौन सी रिवर राइट से बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन टफ करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यमुना और सोन जो है ऐसी नदियाँ हैं जो राइट से आकर मिलती हैं भारत में, मैंने भारत बोल रहे हैं, गंगा में राइट से आकर मिलती हैं। और गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा, ये 4 जो है ये लेफ़्ट से आकर मिलती हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों ये बातें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की है मानस, सुवर्णश्री, लोहित, बराक और सांकोश, इसमें भी आपको वो लेफ़्ट राइट वाला सीक्वेंस याद रखना होगा। कृष्णा की है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी, भीमा। कृष्णा में आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो नॉर्मल चल जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रकूट एम्पायर वाज फाउंडेड बाय, तो राष्ट्रकूट एम्पायर जो है वो किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रकूट एम्पायर जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दंती दुर्ग ने
किया था। और ये जो है उन्होंने बादामी के जो चालुक्य थे उन्हें हराकर किया था। बादामी के चालुक्य के कृष्ण सेकंड को हराकर दंतेदुर्ग ने राष्ट्रकूट एम्पायर को इस्टेब्लिश किया था। और इसके बाद जो है कृष्णा प्रथम, ध्रुव, गोविंद 3, अमोघ वर्ष, कृष्ण 2, इंद्र 3, कृष्णा 3, इन लोगों ने सभी इसके बहुत ही मेजर किंग्स रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रकूट एम्पायर को बहुत बड़ा बिल्ड किया था। आप यहाँ देख सकते हैं मैप में, बहुत बड़ा एरिया में इनका राज चलता था, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे तो राष्ट्रकूट एम्पायर में सबसे जो पराक्रमी राजा था वो ध्रुव और गोविंद 3 का नाम आप सुने होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो त्रिपक्षीय संघर्ष यानी 3 पार्टी जो संघर्ष हुआ था कन्नौज के लिए, उसमें भी राष्ट्रकूट शासक मौजूद थे। ये आप चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत का संविधान बनते वक्त उस वक्त कई सारी कमेटियां बनाई गई थी ताकि वो संविधान में अलग अलग चीज़ों को जोड़ सके, क्योंकि एक कमेटी के बस में वो नहीं था कि वो सभी चीज़ों को ला सके। तो अलग अलग कमेटियां बनाई गई, उन्होंने रिसर्च किया और उसके द्वारा जो है अलग अलग देशों के संविधान से चीज़ों को निकाल कर लाया था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कमेटी के नाम और उनके हेड, मतलब उनको लीड कौन कर रहे थे, उसके नाम आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने होंगे, ठीक है। कुछ बड़ी कमेटियाँ थी, उसके नाम मैंने यहाँ लिख दिए हैं। जैसे लिंग्विस्टिक कमेटी, जो इसका आंसर भी है, उसके थे एस.के. धर, ठीक है। इसके अलावा लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी का मतलब होता है भाषाई आधार पर जो थे, उसके एस.के. धर थे। ऑपरेटिव कमेटी यानी संचालन कमेटी के हेड थे राजेंद्र प्रसाद। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी यानी कि संघीय संविधान कमेटी, इसके हेड थे जवाहरलाल नेहरू। ड्राफ्टिंग कमेटी जो उसके ड्राफ्ट बनाए थे, जिन्होंने यानी रूपरेखा तैयार किया था जिसकी, मतलब पूरे संविधान की, उसके थे B.R. अम्बेडकर, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और आखिरी है फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड माइनॉरिटीज़, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है और जो माइनॉरिटीज़ है, ठीक है, अल्पसंख्यक, उसके कमेटी के हेड थे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो इन सभी कमिटीज़ के नाम, उनके लीडर के नाम आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा हैज़ पास द नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल। द बिल इज़ एसोसिएटेड विथ। तो ये जो नारी शक्ति अभियान बिल, या अभियान वहाँ गलत हो गया है, यहाँ अधिनियम बिल होगा। ये जो है जो सरकार ने लाया था, वो लाया था मेनली करके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है वहाँ पर वुमेंस के पार्टिसिपेशन के लिए 1/3 सीट जो है उनके लिए रिज़र्व कर दी गई थी। यानी कि इन 1/3 सीट्स पर सिर्फ वुमेन ही आ सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ऐसी नहीं होंगी कि सिर्फ, मतलब जो इस बार डिमार्केट कर दिए गए हैं कि ये 1/3 सीट्स है, तो वो नेक्स्ट ईयर, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर में वो सीट्स चेंज हो जाएंगी। यानी कि मान लीजिए मान लीजिए बिहार में अगर मानते हैं तो गोपालगंज को अगर किया हो तो उसके बाद जो है भागलपुर को कर दिया जाएगा। इस तरीके से मतलब चेंजिंग किया गया था उसमें, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बौद्ध धर्म से है क्वेश्चन। बुद्धा अटेंड महापरिनिर्वाण एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि गौतम बुद्ध ने कुछ चीज़ें की थी जो अलग अलग प्लेसेस पे की थी। तो उन प्लेसेस का नाम वहाँ पे क्या किया था उन लोगों ने, उन्होंने उस चीज़ को ध्यान में रखना है। और प्लस कुछ उनके जो भी किए गए मतलब एक्टिविटीज़ उनके लाइफ में, उनके कुछ सिंबल्स भी है, ठीक है। तो वो सिंबल्स को भी आपको याद रखना है। जैसे उन्होंने एनलाइटमेंट यानी ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में की थी, बोधि वृक्ष के नीचे, ठीक है। फर्स्ट सरमन यानी पहला जो उन्होंने अपना ज्ञान दिया था लोगों को, वो सारनाथ में दिया था। इसके बाद सबसे ज़्यादा ज्ञान, मतलब सबसे ज़्यादा बार उन्होंने ज्ञान जो है सबसे ज़्यादा वो श्रावस्ती में दिया है। और उनका जो महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी जो मृत्यु है वो कुशीनगर में हो गई थी। ये चीज़ों का पता होना चाहिए। अच्छा, ग्रेट इवेंट्स बुद्धास लाइफ, ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ, ठीक है। यहाँ पर उनके लाइफ के कुछ ग्रेट इवेंट्स हैं और सिंबल्स हैं, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ। जन्म के लिए लोटस और पुल, यानी कि जब वो गर्भ में थे तो उस वक्त का सिंबल है लोटस, और जब वो जन्म का हो गया तो उस वक्त उनका ये सिंबल था बुल, ठीक है। नेक्स्ट था महाभ्रनिष्क्रमण, यानी कि जब वो घर से बाहर निकले पहली बार सत्य की खोज में, तो वो ज्ञान की खोज में, तो वो था
हॉर्स, ठीक है। निर्वाण या संबोधि यानी एनलाइटमेंट जब उनको मिला, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसका है बोधि ट्री। इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि पहली बार उन्होंने जब अपना पहला ज्ञान सब लोगों को दिया तो वो था, उसका था व्हील यानी कि चक्का, पहिया। और महापरिनिर्वाण उसका था स्तूप यानी कि मृत्यु, ठीक है। तो ये जो है सिंबल्स और कहाँ पर उन्होंने क्या किया, ये आपको एकदम एग्जैक्टली याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस वाज एसोसिएटेड विथ। तो रिंग फेंस पॉलिसी जो है वो अभी नया पूछा गया है, इससे पहले मैंने कभी देखा नहीं किसी एग्ज़ाम में, लेकिन ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये लूसेंट में कई बार दिया हुआ है, ठीक है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे उनकी थी रिंग फेंस पॉलिसी, ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम आपको याद रहना चाहिए। इसके अलावा जो है लॉर्ड मेयो जो थे वो सेलुलर जेल, मैं जो भी ऑप्शंस में थे उनके नाम बता देता हूँ। लॉर्ड मेयो जो थे वो सेलुलर जेल बनाया था उन्होंने, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उन्हीं ने जोड़ा था, और फर्स्ट सेंसस 1972 में उनका ही दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि जो राज्य हड़प की नीति थी उन्होंने लाया था, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ठीक है, उन्होंने लाया था जो आप अभी दे रहे हैं मतलब नौकरी के लिए, तो वो लॉर्ड डलहौजी का ही दिया हुआ है। अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में अगर मैं थोड़ा बोलूँ तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक ऐसा मतलब उन्होंने ये लाया था, रूलिंग लाया था, जिसके तहत अगर कोई भी राजा जिसकी अपनी कोई संतान ना हो तो वो जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट करके उसे राजा नहीं बना सकते हैं। तो वो जो पूरा का पूरा जगह जो होगा, किंगडम जो होगा, वो ऑटोमेटिक अंग्रेजी राज्य में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। और इसमें एक क्वेश्चन आता है अक्सर ही कि सबसे आखिर में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में कौन सा किंगडम जो है चला गया था, तो वो था आपका अयोध्या, ठीक है, 1956 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक एज व्रजपति वाज, तो व्रजपति जब ऋग्वैदिक पीरियड था तो उस वक्त जो है अलग अलग जो पोजीशन पे लोग रहते थे उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। ये नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो भगवान के नाम हैं वगैरह वगैरह वो सब भी याद होने चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं ऋग्वैदिक पीरियड का एक वीडियो भी आपको बना दूंगा, जिसमें मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऋग्वैदिक पीरियड में जो व्रजपति थे वो क्या थे, तो वो थे ऑफिसर विथ अथॉरिटी ओवर लार्ज लैंड, ठीक है। मतलब एक ऐसा ऑफिसर जिसकी अथॉरिटी जो थी बहुत ही बड़े एरिया में थी, ठीक है। इसके अलावा विलेज हेडमैन जो ग्रामीणी होते थे, विलेज हेडमैन जो जिन्हें ग्रामीणी कहा जाता है, अभी जैसे हम लोग मुखिया कहते हैं वो ग्रामीणी उस समय कहे जाते थे। हेड ऑफ द फैमिली को कुलप, और पृष्ठ जो होते थे उन्हें होत्री कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले में। नेक्स्ट है अ सोप बबल अटेन स्फेरिकल शेप ड्यू टू। तो स्फेरिकल शेप, एक जो सोप बबल होता है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि हम लोग जब साबुन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो बबल वगैरह निकलता है वो देखिएगा एकदम गोल यानी स्फेरिकल शेप ले लेता है, क्यों? तो उसका जो है आंसर वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए थे, प्रेशर, ठीक है, उसके बाद इनर्शिया वगैरह। तो इसका सही आंसर होगा सरफेस टेंशन, ठीक है। अब सरफेस टेंशन क्या होता है? सरफेस टेंशन एक ऐसा मतलब अगर हम बोले कि एक ऐसा मतलब किसी भी मैटर का एक अपने आप को पकड़ के रखने का एक शक्ति है वो, ठीक है, जिसको हम लोग एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, दो फोर्स के बारे में आपने पढ़ा होगा। कोहेसिव फोर्स जो होता है वो एक मैटर को बोलता है, मतलब एक मैटर को अलाउ करता है कि वो क्या करे, खुद के पार्टिकल्स को पकड़ कर रखें। और जो एडहेसिव फोर्स होता है वो एक मैटर को अलाउ करता है कि वो खुद को दूसरे मैटर से या दूसरे मैटर के पार्टिकल से मतलब मिक्स हो जाए उसके साथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जब भी ज़्यादा होगा उस वक्त क्या होगा, उस वक्त कोहेसिव फोर्स ज़्यादा होगा। तो हम लोग को सरफेस टेंशन कम करना पड़ता है। अगर सरफेस टेंशन कम कर देंगे तो वो क्या होगा, आसानी से किसी भी चीज़ में मिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर, जैसे पानी को गर्म कर देना या फिर उसमें सोप वगैरह मिला देना। तो इससे क्या होता है, पानी जो होगा, अगर हम मान लीजिए कपड़ा धोते हैं तो कपड़े धोते वक्त पानी में अगर हम लोग डिटर्जेंट वगैरह नहीं मिलाएंगे तो वो दाग नहीं छोड़ पाएगा, क्योंकि पानी जो है अंदर तक नहीं जाएगा रेशे के, ठीक है। तो इसके लिए सरफेस टेंशन को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। सरफेस टेंशन जो होता है बहुत अलग अलग विधियों से, जैसे डिटर्जेंट वगैरह या फिर बॉयल करके भी कम किया जाता है।
आप इसका उदाहरण सीधे सीधे देख सकते हैं। देखिए यहाँ सरफेस टेंशन कम होता है, कम मतलब जिन चीज़ों का सरफेस टेंशन कम होता है वो पानी के ऊपर आसानी से फ्लोट कर सकती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर जो मच्छर होते हैं, मच्छर जब अंडे दे देते हैं तो उसके जो लार्वा होते हैं, लार्वा आसानी से पानी पर तैरते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका सरफेस टेंशन कम होता है पानी के मुकाबले, इसलिए वो आसानी से तैर लेते हैं। लेकिन जब हम लोग पानी में कभी कभी तेल मिला देते हैं तो वो क्या होते हैं, डूब जाते हैं, क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन उनके मुकाबले कम हो जाता है और वो डूब जाते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम कमल को देखें तो कमल का भी सरफेस टेंशन जो होता है वो पानी से कम होता है, इसी आसानी से तैर लेते हैं वो, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए स्फेरिकल शेप जो है वो आ गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अच्छा एक और नहीं, ठीक है ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following happens when one species live with on or in another species known as the host and where the host species neither benefits nor is harmed from the relationship। यानी कि एक हैबिटेंट स्पीसीज होता है और एक होस्ट स्पीसीज होता है। जो हैबिटेंट है वो होस्ट के ऊपर रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें होस्ट जो होता है उसको नुकसान पहुंचता है, कुछ में बेनिफिट्स होते हैं और कुछ में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यही पूछा गया है कि अगर जो हैबिटेंट है वो होस्ट को किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना पहुंचाए या फिर ना ही किसी तरह का बेनिफिट दे तो उस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे, तो उसे हम कहते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और भी रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि जब होस्ट और हैबिटेंट दोनों एक दूसरे को मदद करें, मतलब एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करें, कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री काम करे अगर वो, यानी कि इससे वो भी उस लाभ हो उसको भी और उससे इसको भी लाभ हो, तो हम उसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और एक और होता है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म में जब जो हैबिटेंट है वो होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि वो अपना बेनिफिट करके होस्ट को नुकसान पहुंचाए, तो उसे हम लोग पैरासाइटिज्म कहते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव है जो इंसान के भी शरीर के अंदर होते हैं, जैसे वो जो वॉर्म्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, इंसान के अंदर में ही रहते हैं और उनका ही न्यूट्रिएंट्स को सक कर लेते हैं, जिससे क्या होता है इंसान को दिक्कत होने लगती है, यानी मनुष्य को दिक्कत होती है। तो ये पैरासाइटिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर रहेगी। मिलते हैं तब अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग जो है नेक्स्ट जो ओलिव बोर्ड का जो फ्री टेस्ट होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।